Today we are going to look at separation and purification. So separation and purification topic contains some techniques in which we can separate one substance from another substance. First method is filtration. Okay, filtration is used to separate an insoluble solid from a liquid. Just like if we have a mixture of sand and water, then we can use filtration to separate sand from water. Here, how we do this. So this is the whole apparatus. So pass the mixture through a filter paper. Water will pass down as filtrate. आपको पता जो नीचे जाता है वो filtrate होता है. So this is your filtrate, right? And insoluble solid stay on filter paper. क्योंकि वो फिल्टर पेपर के पोर्स में से गुजर नहीं सकता, उसका साइज बड़ा होता है ना फिल्टर पेपर के पोर्स से. सो वो ऊपर आ जाता है यहाँ. ठीक है, यहाँ आ जाएगी सैंड जिसको हम रेजिड्यू कहते हैं. और ये हमने सैंड एंड वाटर को फिल्टर किया तो रेजिड्यू ऊपर आ गया ये वाला, एंड दिस इज सैंड. और जो नीचे गुजर गया वो है वाटर जिसको फिल्ट्रेट कहते हैं. इन दिस वे वी कैन सेपरेट आउट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम वाटर और फ्रॉम अ लिक्विड. बच्चों उसके बाद जो है ना इवेपोरेशन है. इसका जो पूरा नाम हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ मैं लिखता हूँ कि आप लोग भी नोट कर लें. इवेपोरेशन टू dryness. It will always give us a solid in powder form. ये भी लिख लें. It gives a solid in a powder form. ठीक है, ये पाउडर फॉर्म में बच्चों हमें सॉलिड देते हैं. ये हम बच्चों कैसे यूज करते हैं? It is used to separate a soluble solid from a liquid, right? For example, if we have a mixture of salt and water, तो जाहिर बात है salt is totally soluble in water. When salt is dissolved in water, then we cannot see the particle of salt. Invisible हो जाते हैं and we get a colorless solution, right? Take that solution in a china dish and heat it or evaporate it or boil off all the water so solid remains at the end and our solid is salt, NaCl, right? ऐसा बच्चों क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि boiling point of water is low and boiling point of salt is higher, so therefore water boils off and salt remains there. ठीक है, ये इसकी रीजन है जो मैं लिख देता हूँ. आप लोग बच्चों नोट कर लें प्लीज. इसकी रीजन क्या है बच्चों? रीजन और यू कैन से जो इसका प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है प्रोसेस. वाटर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन सॉल्ट, सो वाटर इज evaporated while salt remains there. So at the end of the process we get salt in the powder form. तो फिर बच्चों जो होता है ना evaporation to dryness, ये हमेशा हमें सॉलिड एंड पे देता है पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आता. इस बात को भी आप नोट डाउन कर लें. नॉट क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स नहीं होते बच्चों. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप नोट डाउन कर लें. प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन. इसका मतलब अगर हमें क्रिस्टल्स चाहिए हो तो फिर हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं बच्चों? अगर हमें क्रिस्टल्स चाहिए हो तो फिर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं. मैं प्रोसेस पहले एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद इसका टेक्स्ट देखते हैं हमके टेक्स्ट में हमने क्या लिखा हुआ है. But for example, again we have a mixture of salt and water in a china dish. So this is called china dish, जिसमें हमने लिया हुआ. हमने इसको इतना को हीट करना है कि some of the water is evaporated while some of the water remain in the solution. जब कुछ वाटर इवेपोरेट हो जाता है ना, तो जो सोल्यूशन है ना बच्चों वो हो जाता है जरा थिक हो जाता है. और जब पानी एक हद से ज्यादा कम हो जाता है तो जो सॉलिड होता है ना अंदर, उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं. जाहिर बात है जब पानी कम होता जाएगा तो एक वक्त आएगा कि solid will not be soluble in the solution. ठीक है, तो उसमें मतलब soluble फॉर्म में नहीं रहेगा and it start forming crystals. तो इस तरह से क्रिस्टल बनना बच्चों शुरू हो जाएंगे. जब क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट. तो बच्चों क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट जब आ जाए, जब क्रिस्टल बनना शुरू हो जाए, देन टर्न ऑफ द हीटिंग, टर्न ऑफ द बर्नर, बर्नर बंद कर दें, हीटिंग ऑफ कर दें, तो और सोल्यूशन को ठंडा होने दें. तो फिर बच्चों जारी बात है जब सोल्यूशन का टेम्परेचर कम होता है ना, तो solubility of solute in the solution decreases because solubility of solute in the solution is directly proportional to temperature. टेम्परेचर जब कम होगा, सोल्यूशन ठंडा होगा, तो solubility भी सॉलिड की या कंपाउंड की वाटर के अंदर डिक्रीज होगी, तो और ज्यादा क्रिस्टल्स बनेंगे. वी विल बी गेटिंग मोर क्रिस्टल्स. और उससे क्या होगा, फिर एट द एंड आप उन क्रिस्टल्स को वहां से फिल्टर आउट कर लेंगे. और जब फिल्टर आउट कर लेंगे तो फिर बच्चों आप उसको ड्राई कर लेंगे फिल्टर पेपर के फोल्ड्स में,
या ओवन में रख के ड्राई कर लेंगे, ठीक है, या एक हॉट प्लेस पे रख के ड्राई कर लेंगे। इन दिस वे यू विल बी गेटिंग क्रिस्टल्स जो बकायदा क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। जिससे बच्चों हमारे घर में आपने देखी होगी जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, जो चीनी जिसको कहते हैं शुगर, वो क्रिस्टलाइन होती है, उसके क्रिस्टल्स होते हैं, पाउडर नहीं होता, राइट। इसी तरह जो सॉल्ट है, सॉल्ट को भी अगर आप गौर से देखें बच्चों, उसके भी क्रिस्टल्स होते हैं, वो भी पाउडर फॉर्म में नहीं होता। तो इस तरह से क्रिस्टल्स हमारे पास आते हैं छोटे या बड़े साइज के। वो डिपेंड करता है कि हम कितनी स्पीड से सोल्यूशन को कूल डाउन करते हैं। अगर ज्यादा स्पीड से सोल्यूशन को कूल डाउन करेंगे ना, तो क्रिस्टल्स को ना आपस में एग्रीगेशन में टाइम उनको कम मिलता है, वो इकट्ठे होकर ज्यादा बड़े क्रिस्टल नहीं बन पाते। यू गेट स्मॉलर साइज क्रिस्टल्स। ठीक हो गया बच्चों। और अगर आप बहुत ज्यादा मतलब इसको आप कह लें कि तेजी से ठंडा कर दें, और अगर बहुत ज्यादा स्लो स्लो कूलिंग करें तो बड़े साइज के क्रिस्टल बन जाते हैं। इसलिए कूलिंग होनी चाहिए हमेशा मॉडरेट रेट पे, दरमियाने से रेट पे हम कूलिंग करते हैं ताकि दरमियाना सा साइज हमें क्रिस्टल्स का यहाँ मिले। टेक सोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड एंड वाटर इन एन इवेपोरेटिंग डिश, हीट द सोल्यूशन टू द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। और क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट क्या होता है? वेयर टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट फॉर्मिंग in the evaporating dish or china dish. When crystals start forming, then turn off the heating and cool down the solution. So crystals of solid are formed because when temperature is decreased, solubility of the compound also decreases. So we get more crystals. All the water is not removed in the crystallization process. ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड किया है कि नॉट रिमूव, सारा वाटर नहीं होता। तो बच्चों इस तरह से हमारे पास ये देखें, कुछ वाटर बच्चों आपने इवेपोरेट कर दिया और अभी भी चाइना डिश के अंदर कुछ लिक्विड और कुछ क्रिस्टल बन गया। क्रिस्टल को मैंने वो किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। लिक्विड को भी बच्चों में हाईलाइट कर देता हूँ, यानी कि वाटर या लिक्विड वगैरह आप कह लें, सोल्यूशन कह लें, ये आपका अभी तक लिक्विड है, या आप इसको सोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये स्टिल वहां है। इसके बाद हम बच्चों क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। जब फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के बाद वी गेट क्रिस्टल्स ऑन फिल्टर पेपर। इफ दिस इज योर फिल्टर पेपर, इसके ऊपर हमारे पास इस तरह से क्रिस्टल्स आ जाते हैं। आप बाद में इसको ओवन में रख के ड्राई कर लें। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन विच यू गेट क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट। तो बच्चों उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बच्चों क्या होता है? दिस इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम सॉल्युबल सॉलिड। इवेपोरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन में सारा लिक्विड बच्चों हवा में इवेपोरेट हो जाता है, दैट escapes into the air in the form of vapors of molecules और गैस। एक ही बात है बच्चों, वेपर्स कह लें या गैस कह लें, उस फॉर्म में सारे का सारा लिक्विड हवा में चला जाता है अगर हम इवेपोरेशन करते हैं तो। बट अगर हम करें डिस्टिलेशन, तो वो जो लिक्विड इवेपोरेट होता है ना, हम उसको दोबारा हासिल कर लेते हैं, हम उसको दोबारा कंडेंस कर लेते हैं। सो सिंपल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है जो अभी हम देखने लगे हैं, इसके अंदर you get a liquid from a mixture of liquid and a soluble solid, just like salt and water again। यहाँ बच्चों आपके पास वो जो वाटर वेपोरेट होता है वो भी मिल जाएगा, और सॉल्ट ने तो मिलना ही मिलना है। बड़ा इसका आसान सा प्रोसेस है बच्चों। ये देखें, ये एक फ्लास्क है जिसमें आप लेते हैं सॉल्ट एंड वाटर, हीटिंग स्टार्ट करें, वाटर इवेपोरेट होगा, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होगा क्योंकि सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जस्ट 100 होता है। हम इसके ऊपर थर्मोमीटर लगाते हैं और थर्मोमीटर के साथ जो हम सेट करते हैं इस अपरेटस के अंदर, और थर्मोमीटर को जाके जब वाटर वेपर्स टच करेंगे तो थर्मोमीटर टेम्परेचर शो करेगा वाटर का, जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो वाटर है यहाँ से, ये देखें, ये वाटर यहाँ से बच्चों एंटर करेंगे इस कंडेंसर के अंदर, और इस कंडेंसर में कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, वाटर दोबारा कंडेंस होंगे, इसलिए इसको कंडेंसर कहते हैं, और दोबारा वो लिक्विड में कन्वर्ट होके यू विल बी गेटिंग लिक्विड वाटर हेयर इन द रिसीविंग फ्लास्क। नाउ बच्चों ये जो कंडेंसर होता है ना, इस कंडेंसर के अंदर एक ट्यूब आ रही होती है जिसमें गर्म वेपर्स, हॉट वेपर्स आ रहे होते हैं वाटर के, और कंडेंसर के साइडों पर एक जैकेट सिस्टम सा होता है, एक एक्सटर्नल ट्यूब होती है, या इसको आप एक्सटर्नल जैकेट कह लें। इसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा होता है, टैप वाटर फ्लो कर रहा होता है। जो वेपर के निस्बत जारी बात है उसका टेम्परेचर टैप वाटर का बहुत कम होता है। ये जो टैप वाटर है ये आने वाले हॉट वेपर्स को कूल डाउन करता है, जिससे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन बच्चों प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ वेपर्स बैक इनटू लिक्विड। तो फिर बच्चों जब वो वापस ठंडा होकर लिक्विड बन जाते हैं तो एंड में रिसीविंग फ्लास्क पे हमारे पास वाटर प्योर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है बच्चों, दिस इज द होल प्रोसेस। और यही बच्चों मैंने सारा ये प्रोसीजर में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे टोटली क्लियर होगा। कंडेंसर का मैंने आपको बता दिया, कंडेंसर कैसे काम करता है। कुछ बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग डिस्टिलेशन अपरेटस, ये पेपर में अक्सर 2-3 नंबर के आ जाते हैं, यहाँ लिख लें इसके आगे। ये जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर अलग से 2 से 3 मार्क्स का आता है।
डिस्टिलेशन। अपरेटस जो है ना बनाने की आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको भी आपने एग्जाम में ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और अब बच्चों अपरेटस के अंदर जो खास खास पॉइंट्स है वो आपको पता होने चाहिए, जिनको मैं ना सर्कल कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से। सबसे पहले बच्चों जो थर्मोमीटर का बल्ब है ना, ये कंडेंसर की ट्यूब के बिल्कुल सामने होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, करेक्ट पोजीशन ऑफ बल्ब ऑफ थर्मोमीटर कहाँ होना चाहिए? इन फ्रंट ऑफ कंडेंसर ट्यूब। उसके बाद बच्चों जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? वाटर इन एंड वाटर आउट इन द कंडेंसर, ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों देखिएगा, वाटर बॉटम साइड से इन होता है और कंडेंसर के टॉप से निकलता है। दूसरा लफ्ज में आप ये कह सकते हैं, वाटर का जो फ्लो है ना वो वेपर्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो इंटरनल ट्यूब के अंदर वेपर्स आ रहे हैं ना, उसके फ्लो से वाटर का फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो नीचे से वाटर इन होगा, ऊपर से आउट होगा, ये आपने याद रखना है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है माउथ ऑफ रिसीविंग फ्लास्क शुड बी ओपन टू रिलीज वेपर्स और एनी प्रेशर। ये बच्चों जो रिसीविंग फ्लास्क का माउथ है ना, ये आप देखें, ये ओपन होना चाहिए। देखें ये ओपन है और इसके अंदर वाटर गिरना चाहिए। इसको आपने मतलब कोई कॉर्क लगा के या कोई स्टॉपर लगा के क्लोज नहीं कर देना, उससे फिर जो है ना वो ऑपरेटर्स में एरर आ जाता है, वो ठीक नहीं होता। क्योंकि अगर वेपर चले जाए फ्लास्क के अंदर, रिसीविंग फ्लास्क के अंदर ज्यादा या प्रेशर वगैरह आ जाए तो फिर वो वहाँ वाटर का आना मुश्किल हो जाता है, तो प्रोसेस में डिस्टर्बेंस हो जाती है। इसलिए ये चार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब अप्रेंटिस में, और टोटल इसको टेक्स्ट की फॉर्म में थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से डिस्क्राइब किया जाता है। बल्ब ऑफ पोजिशन ऑफ बल्ब ऑफ थर्मोमीटर, वाटर इन एंड वाटर आउट, एंड माउथ ऑफ सेविंग फ्लास्क शुड बी ओपन। ये बच्चों होना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट जो है ना वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इट इज वेरी मच सिमिलर टू सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, सॉलिड एंड वाटर का मिक्सचर होगा, जिसमें से आपने सॉलिड को अलग करना है और वाटर को अलग हासिल करना है। बट इफ बोथ आर लिक्विड्स, if you have a mixture of liquid and liquid and you want to separate the both liquids, then you use fractional distillation. Fractional distillation और simple distillation में बच्चों फर्क क्या है? अपरेटस में अगर देखें तो बच्चों यहाँ एक जो मेन फर्क है ना, ये देखें बच्चों, ये इसमें ये चीज आ गई है ना, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग बच्चों ये कॉलम है, इसके अंदर ना ये देखें ग्लास बीड्स होते हैं, ग्लास के बॉल्स होते हैं, और समझे आपके पास वाटर है और एथेनॉल, इनका इसका मिक्सचर है जो आपने फ्लास्क में लिया हुआ है। अब इन दोनों में से एक हाई बॉइलिंग लिक्विड है और एक लो बॉइलिंग लिक्विड है। इन दोनों में एक हाई बॉइलिंग लिक्विड है और एक लो बॉइलिंग लिक्विड है बच्चों। ये देखिएगा मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। लो बॉइलिंग लिक्विड एथेनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है, और हाई बॉइलिंग लिक्विड वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग, देन वाटर एंड एथेनॉल बोथ इवेपोरेट्स। नो डाउट के बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का कम है तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे और वाटर के वेपर कंपैरेटिवली कम बनेंगे, दोनों वेपर ऊपर जाएंगे। अब जारी बात है बच्चों, सारा ऑपरेटर भी ऐसा ऐसा गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो जारी बात है पहले टेम्परेचर आएगा अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अपरेटस का पहले जो टेम्परेचर अचीव अपरेटस अचीव करेगा जो टेम्परेचर, वो आएगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब बच्चों 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपरेटस का टेम्परेचर सेट हो जाएगा ना, खासतौर पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का भी, तो फिर बच्चों ये थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर शो करेगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है। तो उस वक्त बच्चों अल्कोहल के वेपर्स इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करेंगे और थर्मोमीटर ऑफ जो है थर्मोमीटर के बल्ब को उसको टच करेंगे, और टेम्परेचर आपके पास 78 डिग्री शो होगा, और वो वेपर्स कंडेंसर में एंटर होंगे, और कंडेंसर में वो वेपर्स एंटर होके कंडेंस होंगे, और आपके पास यहाँ बच्चों अल्कोहल आ जाएगी, यानी कि एथेनॉल आ जाएगी, क्योंकि ये लो बॉइलिंग लिक्विड था। जबकि हाई बॉइलिंग लिक्विड के वेपर्स यानी कि वाटर के वेपर्स का क्या होगा? उनको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वापस भेज देगा। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम होता है। इसके अंदर ग्लास बीड्स होते हैं या ग्लास बॉल्स होते हैं, वो आने वाले वेपर्स को कूल डाउन करते हैं। समझे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का टेम्परेचर भी 78 ही है। तो फिर जारी बात है वो बच्चों एथेनॉल के वेपर्स को कंडेंस नहीं कर सकेगा, उनको जाने देगा गैस फॉर्म में। जबकि जो वाटर होता है वो हाई बॉइलिंग लिक्विड है, तो हाई बॉइलिंग लिक्विड के वेपर्स को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये इसका फंक्शन होता है। तो ये देखें बच्चों, ये जो वेपर्स आ रहे हैं वापस, ये देखें ये जो वेपर्स बच्चों वापस आ रहे हैं, ये वेपर्स हाई बॉइलिंग लिक्विड के हैं, किसके? वाटर के। तो ये बच्चों वापस आ रहे हैं, और यानी कि ये आ रहा है वाटर वापस आ रहे हैं, और बच्चों ये देखो एथेनॉल के वेपर्स जा रहे हैं। पर ये कौन कर रहा है? ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कर रहा है। इसका काम ही है, लो बॉइलिंग को जाने देता है, हाई बॉइलिंग के वेपर्स को वापस कंडेंस करके फ्लास्क में भेज देता है। इन दिस वे
In the receiving flask you will be getting low boiling liquid, I mean ethanol, and in the initial जो फ्लास्क राउंड बॉटम फ्लास्क है आपकी, उसमें एंड में सिर्फ वाटर रह जाता है। और होता क्या है, जैसे ही बच्चों एथेनॉल खत्म होती है ना और वाटर के वेपर्स आने लगेंगे ना, तो टेम्परेचर फौरन 78 से एक्सीड करेगा। जैसे टेम्परेचर 78 से 79 हो जाए तो हमें पता लग जाएगा कि एथेनॉल खत्म हो गया और अब वाटर वेपर्स आना शुरू हो गए या आना स्टार्ट होने लगे। तो हम फौरन हीट को रोक खत्म कर देते हैं, हम यानी कि हीटिंग स्टॉप कर देते हैं, हीट ऑफ कर देते हैं। तो वाटर सारे का सारा राउंड बॉटम फ्लास्क दैट रिमेन्स देयर, और सारी की सारी अल्कोहल रिसीविंग फ्लास्क में राइट साइड पर जा चुकी है। इन दिस वे वी हैव सेपरेटेड आउट द बोथ लिक्विड्स। और बच्चों, व्हाट इफ बोथ लिक्विड्स हैव वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट? यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट का बहुत डिफरेंस है ना वाटर में एंड एथेनॉल में। एक 78 था, एक 100 था, 22 डिग्री का फर्क था। बट बच्चों अगर बहुत करीब करीब बॉइलिंग पॉइंट हो तो फिर क्या होता है, क्या फिर वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट हो जाते हैं? नहीं। ये बच्चों एमसीक्यूज में ये बात अक्सर पूछी जाती है, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर दो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब हो ना, तो फिर आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन works on the basis of difference of their boiling point. This is the principle of fractional distillation. But if two liquids have very close boiling point, for example, एक का 68 डिग्री है, दूसरे का 69 डिग्री है, तो फिर बच्चों इतना कम फर्क के साथ हम सारे प्रोसेस को ऑपरेट नहीं कर पाते। उसके लिए फिर और टेक्निक्स है, पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसके लिए फिर फेल हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है। लो बच्चों, जो नेक्स्ट है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बच्चों एक बड़ा आसान और इजी सा सारा प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो क्रोमेटोग्राफी में आते हैं, इसमें से आते हैं। उसके बाद डिस्टिलेशन वगैरह में से आते हैं, और फिर बाकी क्रिस्टलाइजेशन एंड फिल्ट्रेशन वगैरह में से आते हैं। बच्चों इसको समझने के लिए ना हम पता क्या करते हैं, तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी में ना सबसे पहले आप एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हैं जो कि बिल्कुल फिल्टर पेपर जैसा होता है। पेपर में बनाने के लिए आती है डायग्राम बच्चों, तकरीबन 2 से 3 मार्क्स की आती है डायग्राम क्रोमेटोग्राफी की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख लें गौर से मैं कैसे बनाता हूँ। तो बच्चों ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, इस तरह आप इसको कट कर लें। कटिंग इस तरह इसकी होनी चाहिए। अब बच्चों जो है ना इसका बॉटम, इसके बॉटम के करीब ये बच्चों यहाँ आपने एक लाइन लगानी है, देखें लेड पेंसिल्स। अब आपके पास ना डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर है जो कि कलर्ड कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 इंक्स हैं, ये 2-3 मेडिसिन हैं जो कलर कंपाउंड है और उनका मिक्सचर है। उस बच्चों जो मिक्सचर को आप अप्लाई कर देंगे इस जगह पर, ठीक है, ये मिक्सचर है, इसके अंदर 2 या 3 कंपाउंड्स हैं, 2 कंपाउंड हैं समझे। और बच्चों अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है वो हमें अंदाजा होता है कि ये मिक्सचर हमने कहाँ से लिया, क्या प्लांट से या किसी एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया है या किसी खाने पीने वाली चीज से एक्सट्रैक्ट किया है, जैसे कोई हमारा फूड होता है उसमें से हमने एक्सट्रैक्ट किया है। तो हमें इसका ओरिजिन पता होता है कि कहाँ से आपने ये हासिल किया है, और उस पर बेस करते हुए हमें अंदाजा होता है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो जोन जोन से कंपाउंड इसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं जो हमें लगता है, उनको बच्चों रेफरेंस सैंपल्स कहते हैं। वो भी हमने बच्चों यहाँ साथ में इधर ऐसे करके उनके स्पॉट्स भी लगा लेने। ये जो स्पॉट्स हैं मिक्सर का और रेफरेंस सैंपल का, बच्चों ये आप लगाते हैं, जारी बात है लिक्विड होते हैं, इसको आप एक ना ड्रॉपर से या कैपिलरी ट्यूब की मदद से ना ब्रिक ब्रिक छोटे छोटे स्पॉट्स लगा देते हैं, मिक्सर का भी और रेफरेंस सैंपल्स का भी। रेफरेंस सैंपल कौन से लगाने जो हमें शक है कि मिक्सर में ये हो सकते हैं, ये हमने लगा दिए बच्चों। अब आपने क्या करना है, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को आपने डिप कर देना है एक सॉल्वेंट के अंदर। तो खास बात ये बच्चों, ये जो सॉल्वेंट का लेवल है ना, ये सॉल्वेंट का लेवल आपने रखना है, ये जो लेड पेंसिल से लाइन लगाई ना इससे नीचे, ये बात एग्जामिनर चेक करता है आपके डायग्राम के अंदर। तो या आप इसको सॉल्वेंट लेवल लिख लें, सॉल्वेंट लेवल, या आपने क्लियरली जो है ना लेबल करना है, दिस इज योर सॉल्वेंट लेवल। ये सारे क्या हैं बच्चों, रेफरेंस, या इसको पता क्या कहते हैं, नॉन सैंपल्स, जिनके बारे में पता है कि ये कौन से कंपाउंड्स हैं। तो इसके नाम रख देते हैं, एक ए है, एक का नाम बी है, एक सी और एक डी है। और ये बच्चों क्या है, मिक्सचर ऑफ कलर्ड कंपाउंड। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो कंपाउंड है वो ये उनका मिक्सचर है। ये बच्चों स्पॉट्स लगा के पहले हम ड्राई कर लेते हैं इनको। ड्राई करने के बाद सॉल्वेंट में डिप करते हैं। जैसे सॉल्वेंट में डिप करते हैं तो बच्चों सॉल्वेंट फिल्टर पेपर के ऊपर राइज करता है। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, कोई पेपर या कोई क्लॉथ या कोई टिश्यू पेपर आप हल्का सा पानी का टच करें तो पानी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली राइज करता है। इसी तरह बच्चों जो सॉल्वेंट है वो इस फिल्टर पेपर पे राइज करेगा। जब राइज करेगा तो इन तमाम स्पॉट्स को अपने अंदर मिक्स करके ऊपर लेकर जाएगा।
जो मिक्सर स्पॉट है ये, इसके सामने आप समझे दो स्पॉट्स आए ऐसे करके, जब लिक्विड ने राइज किया, जब सॉल्वेंट ने राइज किया ऊपर, ए के सामने जो स्पॉट आया वो समझे बच्चों ये वाला है, बी के सामने जो स्पॉट स्पॉट आया वो ये वाला है, सी के सामने बच्चों जो स्पॉट आया समझे वो ये वाला है, और डी के सामने जो स्पॉट आया वो ये वाला। और जब आपका सॉल्वेंट पहुंच जाए ना, तकरीबन कोई 80-90% डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, ऑलमोस्ट 80%, तो बच्चों जब इतना कोई सॉल्वेंट चला जाता है ना, तो आप ना प्रोसेस को रोक देते हैं। इसको पता क्या कहते हैं? ये सॉल्वेंट फ्रंट है। जब यहां तक सॉल्वेंट चला जाता है ना, पहुंच जाता है, तो फिर बच्चों आप प्रोसेस को रोक देते हैं। कैसे प्रोसेस को रोकते हैं? यू टेक आउट क्रोमेटोग्राफिक पेपर फ्रॉम द सॉल्वेंट, बाहर निकाल लें। व्हेन यू टेक आउट द पेपर फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफिक फ्रॉम द क्रोमेटोग्राफिक बीकर जिसमें सॉल्वेंट है, जब आप पेपर का जो कांटेक्ट है वो सॉल्वेंट के साथ खत्म कर देते हैं, तो सॉल्वेंट उसके ऊपर राइज करना भी रुक जाता है। अब बच्चों आपने देख लेना है कि कौन से स्पॉट के सामने कौन सा स्पॉट आया। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात है मिक्सर के सामने बच्चों दो स्पॉट्स आए हैं, इसका मतलब है मिक्सर के अंदर दो कंपाउंड्स है, क्योंकि वी गॉट टू स्पॉट्स इन फ्रंट ऑफ स्पॉट ऑफ मिक्सर, उसके सामने दो स्पॉट्स आए हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से आए हैं ये देखें, एक ये वाला आया है, एक ये वाला आया, तो इसका मतलब है इस मिक्सर के अंदर दो कंपाउंड्स है, बिकॉज दो स्पॉट्स आए हैं। और अब बच्चों आप इन स्पॉट्स के सामने देख लें कौन से रेफरेंस सैंपल के स्पॉट्स आए हैं। एग्जैक्ट इसके सामने बच्चों आया है ये वाला, इसका, और ये बी था, इसका मतलब है ये फिर बी है क्योंकि ये बी था, राइट। और दूसरा देखें बच्चों, इसके सामने आया ये वाला, तो ये क्या है? ये डी है। वाई? क्योंकि ये डी था। जबकि ए और सी ये अवेलेबल नहीं है मिक्सर सैंपल के अंदर, यानी कि जो हमारा मिक्सर का सैंपल था जिसके अंदर हमने ये फाइंड करना था कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, तो ए और सी उसमें नहीं है, क्योंकि ए और सी का जो स्पॉट है ना वो मिक्सर के स्पॉट के सामने नहीं आए। और वो कहाँ आए हैं? वो मतलब उसके सामने नहीं आए, वो कहीं और आए हैं। तो जो मिक्सर के दो स्पॉट्स हैं उनके सामने है बी और डी, इसका मतलब इस मिक्सर के अंदर जो दो कंपाउंड है वो बी और डी हैं। इस तरह बच्चों हमने दो चीजें पता कर ली, एक तुमने पता कर लिया इस मिक्सर के अंदर कितने कंपाउंड थे और वो कौन कौन से हैं, दोनों चीजें हमने पता कर ली। तो बच्चों इसके बाद ना एक और जो चीज है, हम निकालते हैं आर एफ वैल्यू। हर स्पॉट की आर एफ वैल्यू निकाल सकते हैं। आर एफ वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला भी पेपर में पूछा जाता है जो आपने लिखना होता है। तो बच्चों आर एफ जो वैल्यू होती है ना किसी की भी, वो पता हम कैसे निकालते हैं? आप देखते हैं बच्चों सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, उसको आप स्केल से मैयर कर लेते हैं, सेंटीमीटर्स के अंदर मैयर कर लें तो, और मतलब सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मैयर कर लें स्केल से, एक रूलर से, और हर स्पॉट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मैयर कर लें। और अब बच्चों ऊपर आता है डिस्टेंस ऑफ स्पॉट। कहां से मैयर करते हैं बच्चों? फ्रॉम बेस लाइन। बेस लाइन को इनिशियल लाइन भी कहते हैं। बच्चों बेस लाइन कौन सी है मैं उसको भी कर देता हूँ लेबल, ये देखिए बच्चों ये बेस लाइन है और इट इज कॉल्ड इनिशियल लाइन। तो डिस्टेंस आपने स्पॉट का लिखना है और नीचे आपने डिस्टेंस किसका लिखना है? सॉल्वेंट का। ये फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, ये बच्चों फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, इस तरह आप किसी का भी डिस्टेंस जो है फाइंड किसी भी स्पॉट की आरएफ वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लो बच्चों, अब ये हम क्यों करते हैं? ये करने से ना एक्यूरेसी आती है, प्रिसिशन आता है हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर। मिसाल के तौर पे जो आरएफ वैल्यू आएगी स्पॉट बी की वो हम देख लेंगे, और जो आरएफ वैल्यू आएगी मिक्सर के स्पॉट की वो देख लेंगे। ये बच्चों दोनों बिल्कुल 100% सेम होंगे। अगर इसका मतलब है दो कंपाउंड अगर 100% सेम है ना, तो उनकी आरएफ वैल्यू भी सेम आएगी। मिसाल के तौर पे मैं ये डायग्राम में हाईलाइट करता हूं, आई एम गोइंग टू यूज दिस। इस बी की आरएफ वैल्यू और इस बी की आरएफ वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर पहला स्पॉट जो मिक्सर का है उसकी आरएफ वैल्यू और जो बी का स्पॉट है उसकी आरएफ वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई, इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड 100% आइडेंटिकल है, सेम है। तो आरएफ वैल्यू से हमें एक्यूरेसी मिलती है हमारे एक्सपेरिमेंट में। तो इस तरह से बच्चों हम मिक्सचर के स्पॉट्स की आरएफ वैल्यूज निकाल लेते हैं और रेफरेंस सैंपल्स के स्पॉट्स की आरएफ वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर कंपेयर कर लेते हैं। जो आरएफ वैल्यू सेम आ जाती है वो कंपाउंड सेम होते हैं, इस तरह कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। सो बच्चों दिस इज द होल क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस, और ये क्रोमेटोग्राफी का जो टोटल प्रोसीजर था जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसको थोड़ा नोट से देख लेते हैं।
तो ये देखो मैंने यहाँ भी एक डायग्राम सी दी हुई है, राइट। अब अगर हम यहाँ देखें, अच्छा एक और बच्चों इंटरेस्टिंग बात, मिक्सर बेसिकली कहाँ था? तो बच्चों मिक्सर यहाँ था। जारी बात है बच्चों, जब भी क्रोमेटोग्राफी हम कर लेते हैं तो जारी बात है यहाँ से और मिक्सर खत्म हो जाता है। ए यहाँ था, बी यहाँ था, सी यहाँ था, डी यहाँ था, और उसने ई भी लिया हुआ, ई यहाँ था। जब क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना बच्चों, तो फिर ये जो स्पॉट जो आपको बेस लाइन पे नजर आ रहे हैं, ये फिर यहाँ तो नहीं ना होते, फिर यहाँ से खत्म हो जाते हैं। ये देखिएगा प्लीज, ये बच्चों यहाँ से खत्म हो जाते हैं। वाई? क्योंकि ये ट्रेवल कर गए सॉल्वेंट के साथ, ये ऊपर दे हैव ट्रेवल्ड अपवर्ड, इसलिए फिर अब आपको बेस लाइन पे कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ, ठीक है। अब पहली बात, मिक्सर के सामने कितने स्पॉट्स हैं? 1 2 3, इसका मतलब मिक्सर के अंदर 3 कंपाउंड है। कौन कौन से देख लेते हैं, इनके सामने बच्चों कौन से हैं। वैसे हम आर वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है, दिस इज ई, राइट। अगला देखिए बच्चों, इसके सामने कोई भी नहीं है, इसका मतलब है इट इज स्टिल अननोन, अभी भी इसके बारे में पता नहीं चला। तो ऐसे स्पॉट के लिए क्रोमेटोग्राफिक जो प्रोसेस है, क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस बच्चों हमें रिपीट करना पड़ता है। हम कुछ और रेफरेंस सैंपल्स लगाएंगे, फिर इसके सामने जब कोई स्पॉट आ जाएगा फिर हमें पता लग जाएगा ये क्या है। बट अभी हमें इसका नहीं पता चला ये कौन सा है, क्योंकि इसके सामने कोई स्पॉट नहीं आया। और नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये तो बी है ना, ये बी है, ये ई है, और अभी एक अननोन है बरल। तो ये इस तरह से बच्चों होते हैं। तो हम क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस यूज करते हैं, उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, बिकॉज यू हैव यूज्ड हियर अ पेपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, एंड इट्स लाइक फिल्टर पेपर टू सेपरेट कलर सब्सटेंसेस और डाइस और अमाइनो एसिड फ्रॉम ईच अदर। इसलिए क्रोमेटोग्राफी हम यूज करते हैं। प्रोसीजर सारा वही जो मैंने आपको बताया बच्चों। हाँ, अगर बच्चों आप यूज करें ना अमाइनो एसिड्स के मिक्सर को सेपरेट करने के लिए ना, आपको ना एंड में जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके जो स्पॉट्स आते हैं वो विजिबल नहीं होते, वो बिल्कुल कलरलेस होते हैं, नजर ही नहीं आते। तो उनको देखने के लिए ना आपको एक लोकेटिंग एजेंट उस पर स्प्रे करना पड़ता है। और वो कौन सा होता है, वो वैसे डिफरेंट लोकेटिंग एजेंट्स हैं, एक उनमें से एक का नाम है निनहाइड्रिन, बट ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, सो लिहाजा ये याद रखने की जरूरत नहीं। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करें ना क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से, तो उससे इनविजिबल स्पॉट्स आते हैं, कलरलेस स्पॉट्स आते हैं। सो टू मेक दो स्पॉट्स विजिबल वी अप्लाई और स्प्रे a specific a particular chemical and that chemical is called locating agent, क्योंकि उससे वो लोकेट हो जाते हैं। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा बच्चों आर एफ वैल्यू ये मैंने आपको बता दी, किसी भी पॉइंट की निकाली। कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों इस प्रोसेस की। बच्चों जो बेस लाइन है ना, याद रखिएगा कभी भी सॉल्वेंट लेवल से टच नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा बच्चों, जो सैंपल स्पॉट्स है ना वो वही सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, ऊपर की तरफ वो ऊपर की तरफ जाएंगी नहीं, ऊपर की तरफ राइज ही नहीं करेंगे। कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। उसके बाद बच्चों कभी भी ऐसा नहीं आपने करने देना कि सॉल्वेंट फ्रंट जो है ना, सॉल्वेंट चढ़ता चढ़ता वो बिल्कुल पेपर के एंड तक ही पहुंच जाए, क्योंकि अगर पेपर के एंड तक पहुंच जाएगा ना, तो जो पीछे मिक्सर के स्पॉट्स होते हैं और रेफरेंस सैंपल के स्पॉट्स होते हैं बच्चों, वो भी ट्रेवल करते करते ऐसा वो एंड तक पहुंच जाते हैं। तो फिर आर एफ वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकेगी। ये देखें, डोंट लेट दी सॉल्वेंट अप्रोच द अपर एज ऑफ पेपर, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कैलकुलेट आर एफ वैल्यू ऑफ एनी स्पॉट। भी बड़ा पेपर में आता है और इस पे एमसीक्यूज भी बनते हैं। आगे बच्चों, ड्रॉ जो है ना, पेंसिल से आपने बेस लाइन ड्रॉ करनी है। बेस लाइन इज ऑलवेज ड्रॉन बाय पेंसिल। वाई? क्योंकि बच्चों पेंसिल जो है ना, ये किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होती। ग्रेफाइट होता है ना, पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है, तो डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। और अगर आप इसको पेन से ड्रॉ करेंगे, तो बच्चों पेन की इंक भी तो एक कंपाउंड है ना, तो वो भी डिजोल्व हो जाएगी और वो भी ऊपर की तरफ जाएगी और उसका भी एक स्पॉट आएगा, और वो फिर आपके सारे एक्सपेरिमेंट को खराब कर देगी, क्योंकि वो भी ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी अगर आप पेन यूज करते हैं। और बच्चों दो तीन चीजें रिमेंबर, अगर कोई प्योर सब्सटेंस होगा ना, तो बच्चों उसका एक ही स्पॉट आएगा, और अगर कोई इम्प्योर सब्सटेंस जारी बात होगा तो उसके ऊपर जो स्पॉट्स जारी बात ज्यादा आएंगे। अगर आप मतलब एक मिक्सर सैंपल अप्लाई करते हो और उसके सामने स्पॉट एक ही आता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वहां एक ही कंपाउंड है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह पता क्या हो सकती है, कि जो द सॉल्वेंट आपने यूज किया है ना, अगर उस मिक्सर के अंदर दो कंपाउंड है, तो जो द सॉल्वेंट आपने यूज किया है ना, वो उन दोनों को सेपरेट ही नहीं कर पाया, तो फिर आप क्या करोगे? आप सॉल्वेंट चेंज करोगे। ये बच्चों आखिरी पॉइंट में डिस्कस किया, इफ टू कंपाउंड आर इक्वली सॉल्वेबल इन द सॉल्वेंट, उनकी सॉल्वेबिलिटी सेम है, तो फिर बच्चों वो तो सेपरेट नहीं ना होंगे। सॉल्वेंट जो आपने ऊपर राइज करेगा पेपर के ऊपर, उसके थ्रू वो उसके थ्रू वो सेपरेट नहीं होंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? देन वी नीड टू चेंज द सॉल्वेंट। जाहिर बात है बच्चों, जो स्पॉट्स हैं ये सेपरेट क्यों होते हैं? कोई ज्यादा ट्रेवल करता है, कोई कम ट्रेवल करता है। जो सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा स्पॉट या कंपाउंड, वो ज्यादा दूर तक जाएगा,
ज्यादा ट्रेवल करेगा, और जो कंपाउंड या स्पॉट कम सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में वो कम ट्रेवल करेगा। बट इफ इन द मिक्सचर देयर आर टू कंपाउंड्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ कंपाउंड इज सेम इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, तो फिर बच्चों वो सॉल्वेंट को अलग अलग नहीं कर सकेगा, वो तो सेम ट्रेवल करेंगे क्योंकि सॉल्युबिलिटी सेम है, ये सॉल्युबिलिटी के बेस पर होता है। तो इसका मतलब है बच्चों कि अगर ऐसा हो, आपको ये कंफर्म हो कि मिक्सर के अंदर दो तीन कंपाउंड है बट सेपरेट नहीं हुए, एक ही स्पॉट एंड पे आया, तो इसका मतलब है कि सॉल्वेंट आपको चेंज करना पड़ेगा। ये भी पेपर में सवाल पूछा जाता है। उसके बाद बच्चों, एक वो सब्सटेंस जो ज्यादा सोलेबल होगा, वो जारी बात है वो फर्देस्ट ट्रेवल करेगा सॉल्वेंट के साथ, ज्यादा दूर तक जाएगा, ज्यादा ऊपर तक जाएगा। उसके बाद बच्चों, आर एफ वैल्यू जो होती है ना, याद रखिएगा ये हमेशा 0.1 से 0.9 की रेंज में आती है, और इसके कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये दो डिस्टेंसेस की रेशियो होती है। इट्स अ रेशियो between two distances. One distance of solvent from the baseline and other distance is of spot from the baseline. तो ये इसकी वैल्यू हमेशा 0.1 से 0.9 के दरमियान ही आती है। अगर कभी आप पेपर में आ जाए डायग्राम और आप रूलर यूज करें और आपकी वैल्यू 0.9 से ज्यादा आ रही हो, तो उसका मतलब है आपका वो ना वो जो कैलकुलेशन है या मेजरमेंट है वो गलत है। तो ये एंड वाली वही बात है कि कंपेयर द आर एफ वैल्यू ऑफ द स्पॉट ऑफ द मिक्सचर यानी कि सैंपल with the RF value of the non-sample यानी कि reference sample, then we find identity of unknown spot or compound। इस तरह बच्चों हमें पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड है। तो बच्चों ये सारा क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस था जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और जो आखिरी चीज इस चैप्टर की ये है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके थ्रू बच्चों हम किसी कंपाउंड को पहचान सकते हैं, यस, क्योंकि लिटरेचर के अंदर या बुक्स के अंदर चीजों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिए होते हैं। पर अगर एक सब्सटेंस प्योर है ना, तो उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट वही आएगा जो बुक्स में या लिटरेचर में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपाउंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 है, फॉर इंस्टेंस बच्चों, मैं ना आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों। NaCl सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, पता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों कितना है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बच्चों, 801 डिग्री होता है। और ये हमेशा मेल्ट 801 पर ही करेगा, ना 800 पे करेगा ना 802 पर करेगा, ये हमेशा 801 पे मेल्ट करेगा। क्योंकि ये अगर ये प्योर होगा, अगर ये प्योर होगा बच्चों, इतने भी मेल्ट करेगा 801 पे, ठीक है। और अगर ये इम्प्योर होगा बच्चों, तो फिर जो है ना, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है फिर ये मेल्ट करेगा या तो 800 से पहले, ये मतलब करेगा। जारी बात है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बच्चों मिक्सर्स का, हमेशा लो होता है। ये बात भी ना आप लिख लें। और दूसरी बात है बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट वो चेंज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। तो फिर वो मेल्ट करते हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। वाई? क्योंकि बच्चों अगर वो इम्प्योर है तो उसके अंदर दो तीन कंपाउंड है और हर एक का अपना मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसलिए वो सारे फिर एक टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते। तो देयरफॉर दैट मिक्सचर विल मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। वो एक टेम्परेचर की रेंज होगी, फॉर हो सकता है 790 से लेकर 700 और 95 के दरमियान मेल्ट करे। तो ऐसा बच्चों हो सकता है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, वो भी एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी, एक शार्प वैल्यू नहीं होगी, बल्कि एक रेंज होगी टेम्परेचर की जिसमें वो बॉइल करेगा। तो ये बच्चों आपने बात याद रख लेनी है। और एक बच्चों और बात लिख लें, नोटबुक्स आपके पास होंगे, एक बात बच्चों लिख लें कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस है तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, एक शार्प वैल्यू होती है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। बट अगर आप उसको इम्प्योर बना देते हैं, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल देते हैं, तो याद रखिएगा बच्चों, इम्प्योरिटी डालने से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो हमेशा डिक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों यहाँ के चैप्टर खत्म हो जाता है।